बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज डेली सिटी 42 की लीड स्टोरी ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के हवाले से है जी। इजाफी तनख्वाहों के लिए LDA की समरी मुस्तरद। समरी में दर्जा चहारम से ग्रेड 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों के साथ 2 से 80,000 रुपये इजाफी मांगे गए। दूसरी टॉप स्टोरी, LWMC अब शहर के प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में भी कूड़ा उठाएगी, मुआहदे में तरमीम। महकमा हायर एजुकेशन ने प्रोफेसर्स की तरक्की की फाइल गायब कर दी। और आखिरी टॉप स्टोरी, तुर्की के कारोबार हुई हजरात को पंजाब में सरमाकारी पर तमाम सहूलतें देंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर आसिफ जाफरी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम। आसिफ, ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के हवाले से आज की लीड स्टोरी है। इजाफी तनख्वाहों के लिए जो LDA ने समरी भिजवाई थी वो मुस्तरद कर दी गई। जी, पिंडी में जब ये ट्रेन बनी थी, मेट्रो ट्रेन बनी थी, तो वहाँ पर जितने काम करने वाले थे उन्हें इजाफी तनख्वाहें दी गई थी, क्योंकि काम जो है वो आम रूटीन से हटकर हुआ था और उसमें ज़्यादा एफ़र्ट्स करनी पड़ी थी। वहाँ पे जितने अफसरान थे, वहाँ पे जितना अमला था, उन लोगों ने वहाँ ज़्यादा मेहनत की और मंसूबे को जो है वो बरवक्त तकमील तक पहुँचाया। और जिसे आप कहते हैं कि इजाफ़ी उजरत के तौर पे ये चीज़ उन्हें दी गई थी उनकी तनख्वाहों के अलावा। तो इसी तरह DG LD आहद चीमा साहब ने भी जो है वो एक समरी पेश की थी वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को, कि लाहौर में भी उसी तरह का एक मॉडल जो पिंडी में अपनाया गया है, जिसमें ऑरेंज लाइन ट्रेन आपकी बन रही है, जो एक बहुत बड़ा मंसूबा है। इसमें जो है वो दर्जा चहारुम से लेके ग्रेड 22 तक के ऑफिसर्स को जो है वो इजाफी तनख्वाह दी जाए, क्योंकि वहाँ पर अफसर से लेके जो नीचे अमला है वो उसी तरह काम कर रहा है और शबाना रोज़ मेहनत कर रहा है, तो उन्हें उनका जो है हक जो है वो मुआवजे की शक्ल में बढ़ा के दिया जाए। लेकिन ये समरी जो है वो मंजूर नहीं हुई है और वज़ीर आला पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी टू CM बसाल साहब, उन्होंने जो है इस पे वजाहत तलब कर ली है ख़जाना से और PND डिपार्टमेंट से कि इसमें क्या चीज़ है, लेकिन सरेदस्त वो तनख्वाहों से महरूम हो गए हैं। बिल्कुल सही। महकमा खजाना तरक्याती बोर्ड से मौक़िफ़ तलब किया गया है। अब ये बहस चलेगी, एक लंबा प्रोसेस चलेगा जिसमें दोनों के मौक़िफ़ सुने जाएंगे, फिर जाके कहीं फ़ैसला होगा। लेकिन मुतासर कौन होंगे? वो मुलाजिमीन जो अपनी तनख्वाहों से महरूम हैं। देखिए, अब एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स वो कर रहे हैं और उस एफ़र्ट्स के साथ साथ वहाँ पर काम हो रहा है। देखें, ये एक आपकी ना एक बूस्ट करने के लिए चीज़ होती है। किसी को आप कह दें कि भाई आपको ये इजाफ़ी तौर पर पैसे मिल रहे हैं, तो उसके अंदर एक करंट आ जाता है, एक तहरीक पैदा हो जाती है काम करने की। ये अच्छा कदम है। एक आदमी जो काम कर रहा है उसके अंदर आप मोटिवेशन क्रिएट कर लेते हैं कि इसको इस तरह का इंसेंटिव दे के। अब देखिए हुकूमत की क्या पॉलिसी है, कहीं पर वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देती है जहाँ नहीं करने चाहिए, और जहाँ पर किसी को अगर किसी का तनख्वाह में इजाफा हो रहा है या किसी का भला हो रहा है, तो वहाँ पर हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और सामने आ जाता है। और एक छोटी सी चीज़ में अगर आपको यहाँ पे कहूँ कि अगर कोई कंट्री हेड आ जाता है वर्ल्ड बैंक का, तो उसकी सिर्फ खुशामदीद कहने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। और जो हमारे यहाँ के शहरी हैं, जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं, जो हमारे यहाँ के बासी हैं, जो हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं, उनकी कोई थोड़ी बहुत अगर भलाई का काम हो रहा हो, तो हुकूमत को उसके ऊपर जो है वो कोर्डियल प्रोसीजर नज़र आ जाता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि इसको प्रॉपर वे से होना चाहिए, उसका फ़लाँ डिपार्टमेंट से होके आना चाहिए, इसका फ़लाँ डिपार्टमेंट से होके आना चाहिए। लेकिन जब अपनी मर्ज़ी का कोई शाया करना हो या दोहराना करना हो, तो करोड़ 3-4 करोड़ रुपये उनके लिए कोई मानी नहीं रखते। अभी आती की खबर थी पिछले दिनों के कंट्री हेड जो वर्ल्ड बैंक का आया, उसके लिए जो है वो करोड़ों रुपए जो है उसकी जो है खुशामदीद कहने पर उसको लगा दिया। हज़ूरी बाग में एक इंतहाई लेविश खाना दिया गया और दीगर चीज़ों पे जो मेहमान आते हैं वहाँ पर। अभी तुर्की का जो मेहमान आए थे यहाँ पर, उनकी इस्तकबाल पे क्या पैसे कम लगे? और वो सिर्फ एक मेयर थे, लेकिन उनके इस्तकबाल के लिए जो खर्चे किए गए, जो तैयारियां की गई, वो दीदनी थी। मैं वही आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि जब इनकी अपनी मर्जी होती है, हुकूमत की प्रायोरिटी इनकी कुछ और है। अब वो मेयर साहब आ गए हैं। मेयर देखिए, एक शहर का मेयर है, प्रोटोकॉल उसको जो CM का मिला, उस पर कितने पैसे खर्च हुए। अब यही चीज़ जो है सामने ये है कि जो काम करने वाला होता है वो होता नहीं है, और जहाँ पर इनकी तवज्जो नहीं होती उसको जो है वो फोकस किया जाता है। मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। अगली हमारी टॉप स्टोरी, LWMC अब शहर की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी से भी कूड़ा करकट उठाएगी और मुआहदे में बाकायदा आसिफ तरमीम करनी गई है। जी हाँ, LWMC पहले जो है मखसूस इलाकों से कूड़ा उठाती थी और कल इस पर जो है एक मुआहदा हुआ है
इस माहदे के तहत जो है वो अब सिर्फ मखसूस इलाकों से नहीं बल्कि प्राइवेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ से भी कूड़ा उठाएगी और उसके पैसे जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ देगी। अच्छा, ये क्यों पेश आया मसला? हुआ ये था, लाहौर शहर में बहुत सारे ऐसी जगह बन गई थी जो कूड़ा करकट के अंबार लग गए थे, जहाँ पे पहाड़ बन गए थे कूड़ा करकट के, और उसका नुकसान ये हुआ कि आलूदगी फैलना शुरू हो गई और ये LWMC सोई रही। जब इसको हाईलाइट किया गया, हमारे इदारे ने हाईलाइट किया, तो ये चीज़ सामने आई कि LWMC इसलिए इतनी दूर नहीं जा रहा कि उनका जो है उनसे कोई मुआहदा नहीं है या उनका कोई, वो सिर्फ अपने मखसूस इलाकों में, ये शहर के आप कह लें जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं या हमारे थोड़े से मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ तक ये काम करता है। जो सोसाइटीज़ हैं वो तो अपना कूड़ा करके उठाती हैं और आके बाहर कहीं भी खाली मैदान देखा वहाँ पे फेंक के चली गई। कितने अरसे तक ये काम चलता रहा। इस पर DCO लाहौर ने एक्शन लिया, उनको रोका, FIRs कटी उनके खिलाफ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी, DHA इवन वहाँ पर इतना मसला हुआ था। इसके अलावा जो रायविंड रोड पर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर ये प्रॉब्लम हुई। फिर मेरी ही खबर थी एक पिछले दिनों कि हाउसिंग सोसाइटीज़ ने इनके साथ MOU साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, पैसे भी ले लेते थे LWMC, लेकिन कूड़ा वहाँ पर प्रॉपर उठाया नहीं जा रहा था। वाबडा टाउन में ये प्रॉब्लम आई, फिर केनाल गार्डन में ये प्रॉब्लम आई, जिसकी रिपोर्ट मैंने की। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने जब उन्हें नोटिस दिया तो उन्होंने आगे से ही रोना रोया कि हम लोग तो वही तैयार हैं यहाँ पे काम करने के लिए, LWMC यहाँ पे नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है। अब कानून साजी में तब्दीली आई है, तरमीम की गई हैं, कानून साजी की गई है। तो क्या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी सेपरेटली इनको पे करेंगी? जी हाँ, बिल्कुल पे करेंगी ये। और ये कोई भी डंपिंग साइट लाहौर में नहीं बन सकती है। अब ये किसी का मतलब खाली प्लॉट देखा या गड़ा देखा कहीं पर तो वहाँ पर कूड़ा डालना शुरू कर दिया, मुमकिन नहीं है। ये बाकायदा जुर्म है और इस पर कार्रवाई होगी। शहर लाहौर, मैं यहाँ पर एक बात करूँ, LWMC क्योंकि जहाँ पर वो कूड़ा फेंका जाता है वो जगह बेकार हो जाती है, उसके ऊपर आप वो जगह ही नहीं, सिर्फ वो जगह ही नहीं, जब कोई घर बनाओ या कुछ भी कमर्शियल आप बनाना नीचे आपकी उसकी बेसमेंट इतनी मजबूत, उसकी जो फाउंडेशन है वो मजबूत नहीं होगी। देखिए वो तो एक अलग मसला है। ये तो आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रही है ना। आप जहाँ पर कूड़ा करकट फेंक रही हैं वहाँ पर आप एक बहुत बड़ा आलूदगी फैलाने का जो है वहाँ पर एक मरकज बना रही है। तापन अलग होगा, बीमारियाँ अलहदा होंगी और वहाँ पर चीलें, जानवर, ये कुत्ते, ये सब चीज़ें वहाँ पर बढ़ जाएंगी। आपने देखा होगा कि जहाँ पर कूड़ा होता है वहाँ पर जो है वो चील ज़्यादा आती हैं। कभी आपका गुजर हो महमूद बूटी से तो आपको नज़र आएगा कि आप दरिया रावी के किनारे जो डंपिंग साइट बना हुआ है वहाँ पर हर वक्त चीलें जो हैं वो मंडलाती रहती हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने वहाँ पे आके खुराक लेनी है, वहाँ से जो खाने की चीज़ें हैं वो उसको उठा के उन्होंने खाना है वहाँ पर। जब आप डंपिंग साइट कहीं शहरी इलाके के पास बना देते हो तो आप उसको वहाँ पर आप कुत्ते जो हैं वहाँ पे ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, जानवर वहाँ पे ज़्यादा। बायोगैस के हवाले से भी तो कुछ मंसूबे देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बायोगैस, इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है, इस पर फोकस नहीं किया जा रहा। इतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट हमारा निकल रहा है, हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं। इवन प्लास्टिक भी आपका रिसाइकल हो सकता है। ये जो आप पानी की बोतल है या टिन पैक्स हैं या दीगर चीज़ें हैं जो प्लास्टिक की हैं, जो आपके घरेलू अशियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपकी रिसाइकल हो सकती हैं। और इतना बड़ा सॉलिड वेस्ट का अंबार लग गया है वहाँ पर, अगर उसको रिसाइकलिंग प्रॉपर करके आप उससे एनर्जी भी बना सकते हैं, बिजली भी उससे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन वही बात कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तो उन प्रोजेक्ट्स की तरफ लगा दी जाते हैं जो नज़र आ जाते हैं, जिनके कहते हैं ना कि आंखों के सामने जो हैं टेंजिबल आइटम्स की तरफ ये लोग लगा देते हैं। और जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जैसे अब आपका यही सॉलिड वेस्ट अगर मैं कहता हूँ 2 मेगावाट भी या 1 मेगावाट भी बिजली अगर बना दे या इससे रिसाइकल होकर कुछ चीज़ें बन जाएं तो वो आपके ग्रिड में इजाफा ही करेगी, ना कि उसमें कमी पेश होगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि हमारे यहाँ तो कोई सीमेंट की फैक्ट्री लाहौर में नहीं है। कल मैं एक चीज़ देख रहा था कि सीमेंट की फैक्ट्री से जो स्टीम निकलती है, जो हीट निकलती है, उसको दोबारा रिसाइकल करके उस हीट को जो वो उसका पावर जनरेशन की जाती है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पर मौजूद हैं। हम बायोगैस उससे बना सकते हैं, हम इससे रिसाइकलिंग से इसके बहुत से काम कर सकते हैं। लेकिन बात यही है कि प्रायोरिटी ना होने की वजह से हम लोगों की यह सब चीज़ें रह जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम मज़ीद खबरें भी डिस्कस करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। मजीद खबरें हम डिस्कस करेंगे। आसिफ, हॉस्पिटल्स में तमाम प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स को अब 1 बजे भी राउंड करने का पाबंद बनाया गया। जी हाँ, बहुत अच्छा फैसला है ये। मैं गुज़िश्ता आपको याद हो जब हम सेहत पर बात कर रहे थे तो यही बात हमारे मौजूए बहस थी कि प्रोफेसर हजरात जो हैं वो तौहीन समझते हैं अपनी वार्ड्स में आने की। उनके लिए जो है वो शायद मरीज़ों को देखना नहीं, सुबह का एक राउंड जो है वो ज़रूर लगाया जाता है। देखिए वो राउंड भी फ़र्ज़ी होता है, बराए नाम होता है। और वो अब ये अगर दूसरा राउंड इन्होंने कर दिया है तो मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा इनका फ़ैसला है और इस पे जो है वो अमल भी होना चाहिए। आप अपने सरकारी अस्पतालों को प्रमोट करें। हो ये रहा है कि होता ये है कि सुबह 10 बजे का वो राउंड लगाया, 9 बजे का या 10 बजे का, 12 बजे आराम से प्रोफेसर साहिबान जो है वो निकल अब जाते हैं 3 घंटे एक अस्पताल से। प्रोफेसर को बनने में देखिए हुकूमत के कितने पैसे खर्च होते हैं, हुकूमत का कितना टाइम लगता है, एक सरकार उस पर कितनी मेहनत करती है। आप सरकारी अस्पतालों में ट्रेनिंग तो ले रहती हैं लेकिन डिलीवर नहीं कर पाते हैं। क्यों? आपने वहाँ पर अपना प्रैक्टिस, अब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है, क्यों लोग उधर प्रेफर करते हैं वहाँ पे जाना? मैंने कई दफ़ा सवाल किया, मेरी कज़न डॉक्टर ने, मैं पूछता था वाई किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज क्यों? उन्होंने जवाब ये दिया कि आपको वहाँ पर सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है क्योंकि मियो हॉस्पिटल में बहुत किस्म का पेशेंट आता है, मुख्तलिफ किस्म की डिजीज़ आपको। यस, अब आप अपना प्रोफेसरशिप कब मिलती है आपको? जब आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो, जब आपकी वहाँ पर आपके एक्सपीरियंस इतना हो। एक्सपीरियंस आप सरकारी अस्पताल से लेते हैं लेकिन डिलीवर वहाँ नहीं करते हैं, फिर आप डिलीवर करते हैं जाके प्राइवेट अस्पतालों में। यार बहुत अच्छा फैसला है, ये होना चाहिए और मैं इस हक में हूँ कि इनको पाबंद किया जाए कि वहाँ पर रहें, वहाँ पर डिलीवर करें। और जो जो हुकूमत बात करती है कि हम सेहत की हमारी प्रायोरिटी है, उसको जो है वो दावों से निकल कर अमली तौर पर सामने आना चाहिए ताकि वहाँ पर आने वाला एक गरीब आदमी जिसकी इस्तिताअत नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाए और जाकर वहाँ पर पैसे दे के अपना इलाज कराए। और बहुत मिजरी कंडीशन होती है, कभी आप PIC जाके देख लें, कभी सर्विसेज जाके देख लें, कभी मियो हॉस्पिटल जाके देख लें। तकलीफ़ होती है वहाँ पर कि लोग किस तरह वहाँ पर अपने इलाज मुआवजे के लिए ससक रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, अद्वियात नहीं मिल रही होती हैं। मैं कहता हूँ इनको जो 1 बाय 1 सबको जो है सेटअप को ठीक करना चाहिए। आपकी सेहत अगर ठीक हो जाती है तो आपके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। हमारी प्रायोरिटी इस वक्त तालीम और सेहत होनी चाहिए। सेहत पे तरजीह दें, सेहत को जो है वो फोकस करें क्योंकि आप भी बीमार हो सकती हैं, मैं भी बीमार हो सकता हूँ, कोई बंदा भी बीमार हो सकता है, किसी के साथ भी कोई वाकया पेश आ सकता है। अल्लाह महफूज रखे हर एक को, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि ये किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। सही। अच्छा, अगली टॉप स्टोरी महकमा हायर एजुकेशन के हवाले से है जी। प्रोफेसर्स की तरक्की की जो फाइल है वो गायब करती है। एक जानिब आप उनको कहते हैं वो डिलीवर करें, दूसरी तरफ आप उनके सर्विस स्ट्रक्चर को मजबूत नहीं बनाते हैं, उनकी प्रमोशन होनी है, तरक्की होनी है, फाइल गायब कर दी जाती है। ये एक फार्मूला था 4 टियर फार्मूला, जिसके तहत ग्रेड 20 से ग्रेड 21 तक जाने के लिए एक ऐसा असम्बली वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने जो है वो उस पर मंजूर की थी। और उसकी मंजूरी के बाद 10 जो है ये प्रोफेसर्स 10 प्रोफेसर्स जो थे उनको ये सिलेक्ट किया जाना था जो ग्रेड 20 से 21 में जाने थे। लेकिन अफसोस की बात यह है 4 साल गुजर गए हैं, वो समरी पे कोई काम नहीं हुआ, लेकिन समरी गुम हो गई है कि वो मिल नहीं रही समरी। अब फाइल दबा दी गई है या गायब कर दी गई है, क्या किया गया है या गुमा दी गई ये है? अब वहाँ के अफसरान शाही जाने कि वहाँ पर क्या हुआ है। सीनियर तरीन प्रोफेसर्स को DPI कॉलेजेस की तरफ से रिकमेंड किया जाना था। अच्छा, मज़े की चीज़ इसमें ग्रेड 20 के जो प्रोफेसर्स हैं उनकी ACR भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी। ACR बहुत ज़रूरी होती है नेक्स्ट ग्रेड में जाने के लिए। ये काम ये सारा यहाँ पर हुआ है और वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के अहकामात की हुक्म अदूली करते हुए अभी तक वहाँ पर इस पर कोई काम नहीं हो सका। पहले ही तालीम का बहुत बुरा हाल है और प्रोफेसर्स जो हैं अगर उनमें इस तरह की ये मायूसी पैदा हो जाए क्या आगे डिलीवर करेंगे। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर की वजाहत करूँ। मैं अक्सर एक कभी बात होती थी रिसर्च के ऊपर, उसके ऊपर तो मैं ये जुमला ज़रूर कहता था कि नॉलेज ये नहीं है, इल्म का मयार ये नहीं है कि जो मैंने पढ़ा वो मैंने आपको आगे पढ़ा दिया। यह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है कि आपने जो बुक में पढ़ा वो आपने अगले वाले को दे दिया। ये इल्म नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र आपने किया, जो आपको पता था वो आपने आगे कर दिया। इल्म का मयार ये है कि अगर आप कहेंगे क्वालिटी एजुकेशन ये है कि आपने कितना नॉलेज क्रिएट किया, कितना नया नॉलेज आपने जो है उसका हिस्सा बनाया। तो ये है मयार तालीम। ये मयार तालीम नहीं है कि आप इतने बच्चे पास कर रहे हैं।
आपके इल्म कितना क्रिएट किया आपने, नॉलेज कितना आपने इजाफा किया, नए डिसिप्लिन आपने कितने शुरू किए, क्या क्या आपने काम किया। अब प्रोफेसर हजरात अगर यहीं फंसे रहेंगे कि हमारी तरक्की नहीं हुई, छोटी सी बात है, आपको अगर अपना यूनिवर्सिटी याद हो तो असातिज़ा की जो अपनी पॉलिटिक्स होती थी उसके बारे में जिक्र करूंगा कि असातिज़ा यहाँ पर आकर क्लास में सबसे पहले तो ये बात करते थे कि फ़लाँ टीचर ने ये कर दिया, फ़लाँ टीचर की तरक्की पहले हो गई, मैं डिज़र्व करता था। अपना फ्रस्ट्रेशन वो आके क्लास में निकालते थे। ये आपको भी इसका एक्सपीरियंस है, मुझे भी इसका एक्सपीरियंस है, मैंने तो यूनिवर्सिटी में यही देखा है। तो ये चीज़ जब प्रोफेसरों में आ जाएगी तो वो फ्रस्ट्रेशन उनमें रहेगी तो डिलीवर क्या करेंगे वो? क्या करेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आसिफ, आप ये जो बात कर रहे थे, मुझे तो अपने दौर की ऐसी चीज़ें याद नहीं, लेकिन शायद आपको बड़े अच्छे तरीके से याद है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर डिस्कस करते हैं। तुर्की के कारोबारी हजरात को पंजाब में सरमायाकारी पर तमाम सहूलियात फराहम करेंगे, इन्वेस्टमेंट को वेलकम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक एतराज़ ज़रूर है कि तुर्की के हों, चाइना के हों या कहीं के भी सरमायाकार हों, वेरी गुड, उनको वेलकम करना चाहिए, सहूलतें देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी सरमायाकारों का क्या कसूर? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये मैं इस पे पूरी तरह आपके साथ मुत्तफिक हूँ कि ये नहीं कि तुर्की का जो आपका कहीं ऐसा तो नहीं होने चला कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर खुल के आप इजाज़त दें तो मैं बात कहूँ जी ज़रूर। कि जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी तो आके उसने हमारे सबसे पहले जो हमारे रिसोर्स जनरेशन वाले जो हमारे डिपार्टमेंट्स थे, मैं 1850 या 1800 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कारोबार के लिए ये लोग आए थे। अब इसी को मैं को रिलेट करूँ, अगर हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, तो ये हमारे जो सबसे मुनाफा बख्श कारोबार हैं उनमें आके ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं आपको अल बाराक की मिसाल देता हूँ, जो इन्होंने अभी रिसेंटली टैक्सी शुरू की है। मैं उसको अगर मिसाल दूँ कराची से, कराची में मेट्रो कैब चल रही है, वहाँ पर मेरे ख्याल 15 से 20 रुपए पर किलोमीटर है। पेट्रोल वहाँ पर भी इतने का ही है, सारी चीज़ें वहाँ पर भी उतनी की हैं, तो यहाँ 30 रुपए क्यों है? सर्विसेज का अगर कंपैरिजन किया जाए तो? देखिए, सर्विसेज का कंपैरिजन भी आप करें तो 10 रुपए का फ़र्क नहीं आएगा पर किलोमीटर। आप मेरे से इस पे बात डिबेट कर सकती हैं, लेकिन मैं इस पे मेरी राय के मुताबिक ये बहुत महंगी है। इसके मुकाबले वहाँ पर यही देखिए, गाड़ियाँ इन्होंने नई ले ली हैं, उन्होंने जब डाली थी उस वक्त भी नई थी, अब शायद उनकी पुरानी हो गई हैं तो वो ऐड करते रहते हैं गाड़ियाँ। कहने का मकसद यही है जो आपने अभी बात की कि हमारे क्या अपने सरमायाकार की कैपेसिटी नहीं है, हमारे अपने सरमायाकार क्या इसमें काम में नहीं आ सकते हैं, क्यों हम बाहर की तरफ देखते हैं? इस नहीं, बहुत अच्छी बात है, बाहर का सरमाया भी आना चाहिए, आपकी स्टेबिलिटी क्रिएट होती है, मुल्क की मईशत स्ट्रांग होती है, और एक जो ट्रस्ट लेवल होता है मुख्तलिफ ममालिक का, वो बेहतरीन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप वन साइडेड हो जाएं और इंटरनेशनल सरमायाकारी को आप सिर्फ एक ही कंपनी को क्यों फैसिलिटेट कर रहे हैं? क्या इन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वो फैसिलिटीज दी हैं कि वो यहाँ पर अपना सरमाया लेकर आ सकें? बिल्कुल सही सवाल है आपका। मेरा नहीं ख्याल उनको कोई इस तरह के वो बेचारे इन्वेस्टमेंट करने आ जाते हैं। 36 डिपार्टमेंट उनको जो है भेड़ियों की तरफ पड़ जाते हैं, उनके भेड़ियों की तरह उनकी तरफ पड़ जाते हैं। वो क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे? 36 आपके यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे टैक्स लगा हुआ है, PRA अलग तंग कर रही है, सब ये एक अलग सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर एक NOC लेने के लिए इन्वेस्टमेंट जो करने आता है पाकिस्तानी, उसको लग पता जाते हैं कि किस तरह लगाने के लिए उसको पता नहीं किस डिपार्टमेंट के जाके वहाँ पर अपने जूते चटखाने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर वो चीज़ें मिलती हैं। फैसिलिटेट करना है तो हमारे इन्वेस्टर्स को करें, हमारे पाकिस्तान के, हमारे लाहौर के जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको मौका दें। ठीक है, कंपनीज आनी चाहिए, लेकिन इन कंपनी को शुतरे बेमहार नहीं छोड़ना चाहिए कि ये जो मन में आए वो करें। मेरी ये राय है इस मौजू पे कि यहाँ पर जो है हमारा लोकल इन्वेस्टर को भी फोकस करना चाहिए। हाँ, पंजाब में, लाहौर में आएगी इन्वेस्टमेंट, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान में तरक्की होगी, ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन हमारा लोकल इन्वेस्टर को भी इंटरटेन उसी तरह किया जाना चाहिए जिस तरह आप एक गैर मुल्की जब यहाँ पर आता है तो उसको जितनी प्रिविलेज दी जाती है, जितना उसके आगे जो है वो पलकें बिछा दी जाती हैं, तो हमारा पाकिस्तान लाहौर का इन्वेस्टर भी उतना ही काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम है, उसको भी उतना ही उसका भरम रखना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सफाई के नाकिस इंतजामात, मोर्गन ब्रैड यूसुफ निम्को के प्रोडक्शन यूनिट को सरबे मोहर किया गया। जी हाँ, ये फूड अथॉरिटी ने काम किया है और इस पर अभी रिसेंटली काफ़ी तेज़ हुए हैं ये काम करने वाले। इस पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो मुख्तलिफ शोबाजात जिसमें खाने पीने की चीज़ें थी, जिसमें स्वीट्स हैं, ब्रेड्स हैं, इस पर काम किया जा रहा है। अब क्वेश्चन एक यहाँ पर चीज़ आई है कि जो इसको इस पर मज़ीद मैं इस पर काम करूँगा कि दो तरह की प्रोडक्शंस होती हैं आपकी एक प्रोडक्शन होती है कि आप वहाँ पर किस तरह की चीज़ बना रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात करते हैं कि
कुछ आइटम्स होती हैं जो पैक्ड आइटम्स होती हैं, जैसे वेयर हाउस की अगर हम बात करें, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, अब आगे वेयर हाउस जो है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बन जाते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रही है वो शायद ठोकर में हो रही है या कहीं दूर हो रही है, तो लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पे उसके वेयर हाउसेस बन गए हैं। उनके लिए क्या एसओपी हैं? गुज़िश्ता साल इन्होंने एक ऐसी हरकत की जिस पर मैंने कानून देखा तो मुझे उसमें उनके लिए कोई वो जगह नज़र नहीं आई कि एक वेयर हाउस को जाके सील कर दिया कि इनका मेडिकल नहीं बना हुआ, इनका मेडिकल नहीं है। अब उस वेयर हाउस में मेडिकल की वजह ये बनी सामने सिमल के वहाँ पर मेडिकल की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? मेडिकल आपका उस वक्त ज़रूरी होता है कि जब आपके हाथ जो है वो खाने पीने वाली अशिया के साथ टच हो रहे हों, या आपकी जो है वो उसकी फ़िज़िकल आपकी वहाँ पर जो प्रोडक्शन में आप मौजूद हों और वो आप अपनी हैंडलिंग हाथ से कर रहे हो। एक डब्बे में पैक आइसक्रीम आई हुई है, वो बिल्कुल पैक्ड है, ना उसने बंदे ने खोलनी है, ना उसने किसी ने उसने उठाना है, उसको -20 के टेम्परेचर से निकाल के जो है वो गाड़ियों में रख देना है और भेज देना है। अब देखिए इन्हें अपना किबला दुरुस्त करना होगा। मैं इस पे एक चीज़ की वजाहत करूँ, आगे गर्मियाँ आ रही हैं और इस पे फूड अथॉरिटी को एक बाकायदा एसओपी बनानी पड़ेगी अपनी दोबारा से कि यहाँ पर बर्फ़ वाले हैं, अभी बर्फ़ का काम शुरू हो जाएगा, वक्त से पहले काम शुरू करें, ना कि आप जाके अपनी खबर बनाने के लिए जाके सीलिंग शुरू कर दें कि भाई तुम जो है वो जंग आलूद उसके जो जिसमें बर्फ़ बनती है वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, पानी जो है फ़िल्टर प्लांट क्यों नहीं लगा। अभी मौका है, अपनी अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें, उन लोगों को मार धाड़ की बजाय वक्त से पहले इन्फॉर्म करें। आप अपनी रैकी अभी से शुरू कर दें। आपने जो जाके अपनी हेडलाइन बनवानी है कि हमने आज ये जाके ये चीज़ बंद कर दिया, आज हमने जाके ये कर दिया, आप सिर्फ उसको रेगुलेशन की तरफ, वो उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन की तरफ क्यों नहीं आते हैं? उनको वक्त से पहले देखिए, डेंगू अभी नहीं आया, हुकूमत पहले ही बोलना शुरू हो जाती है कि डेंगू आ रहा है, हमें भी पता है, हर साल आता है, लेकिन हम यहीं बैठ के बात करते हैं कि तकरार बहुत ज़रूरी है, लोग भूल जाते हैं, बार बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत है। भाई आप 70 साल से जिन्होंने आज तक तब्दीली नहीं आई, कि आप कितनी जल्दी तब्दीली ला सकते हैं? नहीं ला सकते। मैं अपने अंदर नहीं ला सकता, आप अपने अंदर नहीं ला सकते हैं, इसलिए आपको एक टाइम लगता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। मैं इस पे मिसाल दूंगा, मैस कम्युनिकेशन की थ्योरी है, कल्टीवेशन थ्योरी, कि आपको कल्टीवेट करना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। केबल ऑपरेटर्स को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं सेल्स टैक्स के हवाले से। टैक्स वापस ना लेने की सूरत में उन्होंने धमकी मज़ीद दे दी है। अभी फ़िलहाल जो है वो निजी चैनल्स की नशरियात 3 घंटे के लिए रोज़ाना बंद की जा रही हैं। अब अगली धमकी है कि 1 हफ़्ते के लिए मुकम्मल नशरियात बंद कर देंगे। देखिए, अब ये केबल ऑपरेटर्स का एहतजाज जो है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और पहले शायद हुकूमत को ये लग रहा था कि सिर्फ ये धमकी दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। प्राइम टाइम जो है वो चैनल्स का बंद करके दिखा दिया। देखिए, प्राइम टाइम इन्होंने बंद किया है, इस पे जो है आवाम जो है वो भी सफ़र करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान गवर्नमेंट को होगा इसका। मेरे अगर आप राय ले, गवर्नमेंट अपने जो प्रोजेक्ट्स दिखाना चाहती हैं आवाम को, उनको तो बहुत ज़्यादा शौकीन है ना ये हुकूमत तो, कि वहाँ पर अभी कर्जा मिलता है तो उसका भी जो है वो खुशी से खुले नहीं समाते, ऐड आ जाता है कि हमें चाइना से जो है वो कर्जा मिल गया और हम लोग जो है ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए हम Which is good, like information भी तो मिल रही होती है आवाम को। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये केबल ऑपरेटर्स अपना ये फैसले पे अगर कायम रहते हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान इस पे गवर्नमेंट को भी होगा। गवर्नमेंट अपनी जो तशहीर है, जो अपनी जो प्रोजेक्ट्स आवाम के लिए वो कर रही है, जिसे वो बताना चाहती हैं, वो नहीं बता पाएंगी। इसलिए इस मसले को हल करना चाहिए और आवाम का नुकसान इसमें होगा। इसमें गवर्नमेंट को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। केबल ऑपरेटर्स का जो मुतालबात है उसे बहुत संजीदगी से सुनना चाहिए ताकि इन्हें हल किया जा सके। और आवाम जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो टीवी से लेती हैं उससे जो है उससे वो महरूम ना हो सकें। और ये अल्लाह ना करे केबल ऑपरेटर्स जो हैं वो 1 हफ़्ते के लिए अपने इस फैसले पे आगे बढ़ें और हुकूमत इससे पहले ही इंटरवीन कर ले। मेरी ये इनसे गुजारिश है यही कि इस मामले को जल्द से जल्द जो है वो हल किया जा सके। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आसिफ जाफरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले सब्जी मंडी का रुख करेंगे, जहां से सब्जियों और फलों की कीमतें आपको बताएंगे हसन अली हमारे साथ मौजूद होंगे आज के भाव में। रुख
करेंगे हसन अली का। हसन बताइएगा, सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं और महंगाई में कोई कमी देखने में आ रही है या नहीं? सरकारी निर्देशनामे का स्टेटस भी बताइएगा। वैसे मौजूद गुलबर्ग के इलाके मक्का कॉलोनी में, और अगर सब्जियों और फलों की कीमतों की बात की जाए, गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज बेशतर सब्जियों और फलों की कीमतें जो है उनमें इजाफा देखा जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए सरकारी निर्देशनामे के हवाले से, तो सरकारी निर्देशनामे के मुताबिक सब्जियां और फल जो हैं उनकी फ़रोख्त आज भी शहर के किसी भी इलाके में मुमकिन नहीं हो सकी। और इसकी शिकायत जो है वो सार्फिन करते नजर आते हैं। उनका यही कहना है कि ज़िला इंतजामिया मार्केट कमेटी के एहलकार सिर्फ और सिर्फ दावे करते हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो आवाम को कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा। और मार्केट कमेटी ज़िला इंतजामिया का जारी करदा अपना ही सरकारी निर्देशनामा जो है उसके मुताबिक सब्जियां और फल शहर के किसी भी इलाके में फ़रोख्त नहीं किए जाते, जो कि ज़िला इंतजामिया और मार्केट कमेटी की नाअहली और नाकामी का मुँह बोलता सबूत भी है। उनका ये कहना है कि हुकूमत को ये चाहिए कि वैसे इकदाम करे कि जिससे कम अज़ कम शहर भर में सब्जियां और फल यकसा कीमत पे सरकारी निर्देशनामे के मुताबिक फ़रोख्त हो सके। अगर कीमतों की बात की जाए तो आलू जो है वो 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, प्याज 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, टमाटर 50 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लहसन 240, जबकि अदरक जो है 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, पालक 20 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, बैंगन जो है वो 50 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, साग 30 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से मटर जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लीमू 120 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, खीरा 40 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, घिया कद्दू जो है वो 80 रुपये में, जबकि टिंडियाँ जो है वो 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही हैं, अरबी 100 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, भिंडी 140 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, करेले 160 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं, मूंगरे 80 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, फलियाँ 120 रुपये, जबकि मेथी जो है वो 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इस तरह से जो सब्ज़ मिर्च है वो 20 रुपये फ़ी किलो, जबकि शिमला मिर्च जो है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, बंद गोभी और फूल गोभी जो है वो 30-30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है, शलजम 20 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, चुकंदर जो है वो 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस तरह से गाजर और मूली जो है वो भी 20-20 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। जबकि अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो मुख्तलिफ किस्म का सेब जो है वो 80 रुपये से लेकर और 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुकामी केला जो है वो 80 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि इंडिया और दीगर ममालिक से आने वाला केला जो है वो 150 रुपये से लेकर और 200 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा है। किन्नू, माल्टा और मौसमी जो है वो 120 रुपये से लेकर और 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। बेर की अगर बात की जाए तो बेर जो है वो 80 से 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, अमरूद 80 से 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, लाल अनार जो है वो 200 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की, तो ब्रायलर की रसद जो है उसमें आज कमी के बायस कीमत में मज़ीद इजाफा जो है वो देखा जा रहा है, और ज़िंदा ब्रायलर जो है वो 8 रुपये इजाफे के बाद 112 रुपये, जबकि मुर्गी का गोश्त जो है जो ब्रायलर गोश्त भी कहलाता है वो 11 रुपये इजाफे के बाद 162 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। ताहम जो फार्मी अंडे हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनकी कीमत में आज कमी देखी जा रही है, क्योंकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। इस वजह से जो फार्मी अंडे हैं उसकी कीमत में आज 4 रुपये फ़ी दर्जन कमी के बाद 77 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हसन अली आपका। ज़ैनत शॉप पर अगर आप जा रहे हैं नाज़न, तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 522 रुपये किलो में, और मटन आपको मिलेगा 848 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 540 में, और मटन कीमा आपको मिलेगा 967 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 112 रुपये किलो, और उसका बना हुआ गोश्त जो है वो है 160 रुपये किलो। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो बेबी बैक्टी आपको मिलेगी 599 में, रेड स्नैपर 599 में, और फ्रोजन पिंगासिस फिश फिलेट्स जो है वो आपको मिलेंगे 399 में। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 77 रुपये दर्जन, थोक से 75 रुपये, और गोरमे पर अवेलेबल हैं 76 रुपये में। और अब इंटरनेशनल मार्केट का रुख करेंगे, जहां से आपको गैर मुल्की करेंसी रेट्स बताऊंगी मैं माल के हाल में।
हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है जी, कीमत ख़रीद है उसकी 105.95, कीमत फ़रोख्त है 106.20। पाउंड स्टर्लिंग कीमत ख़रीद है 148.50, कीमत फ़रोख्त है 149.20। यूरो की कीमत ख़रीद है 116, कीमत फ़रोख्त है 116.50। सऊदी रियाल कीमत ख़रीद है 28.05, कीमत फ़रोख्त है 28.20। यूएई दिरहम कीमत ख़रीद है 28 रुपये, कीमत फ़रोख्त है 28.15। कुवैती दिनार कीमत ख़रीद है 345.50, कीमत फ़रोख्त है 348। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत ख़रीद है 75.50, कीमत फ़रोख्त है 75.95। जैपनीज येन कीमत ख़रीद है 0.91, कीमत फ़रोख्त है 0.94। स्विस फ्रैंक कीमत ख़रीद है 104.70, कीमत फ़रोख्त है 105.60। सबसे आखिर में कनेडियन डॉलर है जी, कीमत ख़रीद 76.60, कीमत फ़रोख्त है 77.15। और अब सेल्स और प्रमोशंस की बात करेंगे बचत बाजार में। कॉटन एंड कॉटन पर सेल लगी है जी, 40% तक आपको ऑफ मिलेगा, जाकर एंजॉय करें और अपने 60% तक पैसे बचाएं। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट ब्रांड और इस पर आपको 50% तक ऑफ मिलेगा। हाइपर स्टार अगर आप जा रहे हैं तो हाइपर स्टार में ईवा VTF बनास्पति बकेट है जी, 5 kg की रिटेल प्राइस है 900, प्रमोशनल प्राइस है 785। आप 115 रुपीज़ बचा सकते हैं। और कॉल्सन स्पेक्टी है जी, 450 ग्राम्स की रिटेल प्राइस है 78, प्रमोशनल प्राइस 65, 13 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। और अब डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स बताएंगे आपको डिफरेंट सिनेमा घरों की टूरिस्ट डायरी में। जी आज बचाना जो है वो सिनेमा घरों की जीनत बन रही है। 7:30 बजे 10:30 बजे लगी हुई सिने स्टार में, 7 बजे और 10 बजे सुपर शबिस्तान में। डेडपूल लगी हुई है 3:30 बजे रॉयल पाम ऑडिटरी में, 1 बजे सुपर सिनेमा 2 वोक टावर में।
सनम रे 4 बजे, 6:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 1 में, 1 बजे वोग टावर सुपर सिनेमा 2 में। फितूर लगी हुई है 1:15 बजे रॉयल पाम ऑडी 3 में, 3 बजे और 8 बजे सिने स्टार में। लव शुदा लगी हुई है जी 11:15 बजे सुपर सिनेमा 3 वोग टावर में। और नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में, और इस वक्त नाज़रीन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मकबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? और हमेशा की तरह हम इंफॉर्मेशन और छोटी छोटी चीज़ें जो मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं अपनी बेबीज़ के लिए, बच्चों के हवाले से उनको डिस्कस करेंगे, और आपकी लाइव कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 35407233, और अगर आप मोबाइल से डायल कर रहे हैं तो 042 ज़रूर मिलाएगा। अपनी कॉल में बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एहतियाती तदाबीर आप जानना चाहते हैं, और जो भी मसाइल हैं, आप डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनका सोल्यूशन जो है वो भी जान सकते हैं। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये जो मौसम तब्दील हो रहा है और रातें ठंडी हैं, दिन में बहुत गर्मी है, समझ नहीं आती कि किस तरह से करें, बारिश भी नहीं हो रही है, तो किस तरह से बच्चों का ख्याल रखना चाहिए इस मौसम में? जी, एक तो सबसे पहले तो यही है कि कपड़ों की मुनासबत से आपको ख्याल रखना पड़ता है। जी। दिन के वक्त ज़रा सा कपड़े हल्के कर देने चाहिए, और शाम को चूँकि अभी थोड़ी सी सर्दी है तो ये ज़रूरी है कि शाम को बच्चों को मुनासिब कपड़े पहनाए जाएं। इसमें ये भी होता है कि कुछ माएँ जो हैं वो अभी इसको सर्दी समझ के ज़्यादा कपड़े पहना देती हैं, ख़ास तौर पे बहुत छोटे बच्चों को, तो वो भी उनकी जल्द के लिए और उनके आराम के लिए अच्छा नहीं है। सो दरमियाना सा मौसम होता है, दिन को कपड़े कम कर दिए जाएं और शाम को अभी थोड़ा सा एक लेयर फालतू रखी जाए तो बेहतर है। अच्छा, नॉर्मली ये भी होता है कि हमें जैसे लगता है कि आजकल ब्लैंकेट अगर लिया हो तो आपसे रात को सोया नहीं जाता, कमरे के अंदर का टेम्परेचर आपको या तो फैन फौरन से ऑन हो जाते हैं, जी हाँ, इंस्टेड कि हम ब्लैंकेट उतार दें, हम पंखे ऑन कर देते हैं और ब्लैंकेट लिया होता है। इसमें बच्चों का क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या उनको मतलब किस तरह से? जी हाँ, बच्चे इसलिए कि वो ब्लैंकेट आमतौर पे वैसे ही बच्चे उतार देते हैं, फिर ऊपर से पंखा भी चला हो तो हो सकता है कि उनको सर्दी लगने का वो हो जाए। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये है कि लाइट ब्लैंकेट, और अभी पंखा इतनी गर्मी नहीं हुई कि पंखे चला दिए जाएं, अनलेस किसी ऐसे कमरे में बच्चा है जहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है कि पसीना आ रहा हो। बट टेम्परेचर का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और उसके साथ बहुत सारी चीज़ों का और ख्याल रखना होता है। मसलन बच्चों में पानी का इस्तेमाल या शरबत का, इन चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बच्चा कई मरतबा दिन के वक्त खेल रहा होता है तो एहसास नहीं होता कि उसको पसीना आता है। अभी सर्दियों से गुजरे ही हैं तो पानी का इतनी फ़िक्र नहीं होती, इस मौसम में ज़रा पानी की फ़िक्र ज़्यादा होती है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। इस मौसम में उन वायरसेस के अलावा जो सर्दियों में होते हैं, मसलन खांसी ज़ुकाम, उसके अलावा पेट की तकालीफ भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, सत्तू पीते हैं, बहुत से कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, लस्सी पीते हैं। उसके साथ साथ एलर्जी का मौसम भी है। बिल्कुल, क्योंकि स्प्रिंग सीजन है और उसमें पोलन ग्रेन्स का खास तौर पर बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। जी हाँ, घास निकल रहा है, फूल आ रहे हैं, दरख्तों पे पत्ते आ रहे हैं, तो जिसको हम पोलन कहते हैं उसका सीज़न है। जिनको उससे एलर्जी है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और फिर एक जो चीज़ और भी है, 3-4 चीज़ों में एक और चीज़ मैं शामिल करूँगा कि ज़रा मौसम ज़रा सा दर्जा हरारत बढ़ता है तो फिर मच्छर फिर नमूदार हो जाते हैं, तो मच्छरों से भी फिर जो तकालीफ होती हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए और उससे अपने आप को बचाना भी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटे से बच्चे को कैसे पता लगता है कि इसको इस चीज़ से एलर्जी है और इससे इसको जो है वो बचा के रखना चाहिए? जी, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको आमतौर पे चूँकि वो सिर्फ दूध ही पीते हैं, जो मतलब पहले 6 महीने में, तो उनको सिवाय दूध या दूध के किसी जुज़ से जिसको एलर्जी, मसलन उसमें दूध में प्रोटीन होती है उससे एलर्जी हो सकती है, या दूध में शुगर होती है उससे तकलीफ़ हो सकती है। सो बहुत छोटे बच्चों में तो खाने की चीज़ में तो बस यही एलर्जी है, वो आम तौर पे बहुत कम होती है
और उसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर माँ का आ जाए तो। हाँ। जो एलर्जी ज़्यादा होती है हमारे बच्चों में वो आम तौर पे उसके बाद होती है, और जो ज़्यादा एलर्जी होती है वो खाने पीने की अशिया से इतनी नहीं होती, जो इर्द गिर्द के माहौल से होती है। हो रही होती है। मसलन ये सोचता ही कोई नहीं है कि घर में अगर कोई सिगरेट पी रहा है या हुक्का है या वहाँ चूल्हा जला रहे हैं। अब देखिए ना गाँव में भी तो जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, उपले इस्तेमाल होते हैं, तो इनसे जो धुआं उठता है अगर बच्चा वहाँ पर हो उससे हो सकती है। तो गर्द है, अब मौसम जैसा, अब देखिए आप अभी बता रही थी बारिश नहीं हुई है तो ज़रा गर्द ज़्यादा होती है, या जिसको झाड़ू लग रहा होता है तो गर्द ज़्यादा होती है। कुछ बच्चों को इन चीज़ों से एलर्जी होती है, कुछ बच्चों को ऐसी चीज़ों से एलर्जी होती है जो इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन पाउडर इस्तेमाल करते हैं, बहुत शौक होता है माओं को, बच्चे की खुशबू आए तो पाउडर लगा दिया। लोशन होते हैं उससे हो जाती हैं। कई मरतबा अभी मच्छरों की बात हुई थी, उसके लिए जो स्प्रे होते हैं वो जो किए जाते हैं उनसे भी एलर्जी हो सकती है। सो इर्द गिर्द जो, तो क्या इसमें रैशेस होते हैं, पिंपल्स निकल आते हैं, या इंटरनली प्रॉब्लम? एलर्जी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। जिस एलर्जी की आप बात कर रही हैं वो जिल्द पे निकलती है, वो चीज़ों के लगाने से होती है। मसलन साबुन है, क्रीम है, लोशन है, केमिकल है, कुछ भी है, या कपड़ा है ऐसा, ये नए कपड़े नहीं कर रहा, वो रैशेस नया कपड़ा है ना, तो उसको धोया नहीं गया, वहाँ से बाज़ार से लाए और वही पहना दिया, उसमें कई मरतबे केमिकल लगाए होते हैं। इसलिए केमिकल, जी नहीं, केमिकल इसलिए लगाते हैं आजकल कि वो आग लगने से वो कपड़ा जो है वो महफूज रहे। अच्छा। तो और फिर ये भी है कि जो सिंथेटिक कपड़ा है, जो बनावटी है, जिस तरह नायलॉन जिसको कहते हैं या ऊन है, वो और है, उससे एलर्जी का चांस ज़्यादा होता है। सूती कपड़ा बेहतरीन है, कॉटन जिसको कहते हैं, हाँ। उससे एलर्जी कम से कम होती है उससे। तो जल्द की एलर्जी इन चीज़ों से होती है। अब एलर्जी और भी किस्म की होती है, मसलन नाक की, जिस तरह छींकें आ गई, नाक बहना शुरू हो गया, आँखों में खारिश शुरू हो गई, आँखों से पानी आना शुरू हो गया, वो एलर्जी आम तौर पे कपड़े वपड़े के पहनने से नहीं होती, वो माहौल में जो आम तौर पर जो चीज़ें होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं। जी, आम बात बता रहा हूँ। खुसूसी तो देखिए ना, अगर आप किसी कमरे में जाएं और उस कमरे में एकदम से बिल्ली और आपको छींकें शुरू हो जाएं, तो वो तो ऑब्वियस है, फिर तो आपको उसको न टेस्ट कराने की ज़रूरत है, न किसी से पूछने की ज़रूरत है, आपको मालूम है कि इससे हो रहा है। या इसी तरह कि आप किसी कमरे में जाएं और वहाँ पर झाड़ू फेरा जा रहा है और आप वहाँ जाएं और छींकें मारनी शुरू कर दें, तो फिर वो जाहिर सी बात है कि उससे एलर्जी का बायस बनेगी। कई आयाँ होती हैं, बहुत जल्दी पता लग जाती हैं, और जिनको पहले से एलर्जी हो उनको ये भी मालूम होता है कि मौसम बदलता है। एक मौसम ये है जब मार्च का मौसम है उसमें बदल रहा है, और एक मौसम होता है जब फिर गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं और ख़िज़ां का मौसम आ रहा होता है। कुछ लोगों को जब मौसम ठंडा हो जाता है उसमें एलर्जी हो जाता है। बिल्कुल सही, पर्सन टू पर्सन तो वेरी करता ही है, लेकिन जनरली जितनी हम इंफॉर्मेशन दे सकते थे उस पर हमने बात की। फर्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद है, वकास साहब हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, सवाल बताइएगा आप अपना। जी ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी बताइएगा सवाल। इसमें ये है कि बेटे को ना रैशेज निकले तकरीबन 5 माह पहले, उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट भी करवाई, लेकिन वो अभी भी उसकी पीपल्स के निशान है वहाँ पे, और वो अभी भी खारिज करता रहता है, लेकिन आराम नहीं आ रहा उसकी दिल के ऊपर ना। ठीक है, चलें आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब, छोटा है उनका, और चूँकि आवाज़ मेरे ख्याल से स्टूडियो में नहीं आ रही थी, आप नहीं सुन पाए। उसको रैशेज है और वो इचिंग बहुत ज़्यादा करता है। वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कराया लेकिन उस तरह से। जी हाँ, वो जल्द की एलर्जी की बात हो रही थी। एक तो ये है कि कुछ ख़ानदानों में चलती है, और अगर उस ख़ानदान में मसलन वालिदैन में या वालिदा में, वालिद में, नाना नानी, दादा दादी, इस तरह, या और जो अजीज़ हैं उनमें है, या बहन भाइयों में, तो इसका चांस ज़रा बढ़ जाता है। दूसरा ये होता है कि जो जल्द की एलर्जी, जिसको हम एक्ज़ेमा कहते हैं, एक एक्ज़ेमा फॉर्म होता है, उसमें वो जल्द ऐसे ही पैदाइशी तौर पे बच्चे की खुश्क होती है। तो जो खुश्क होती है उसमें फिर
जब खुश्क ज़्यादा हो तो उसमें ख़ारिश कर करके ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए उसको ज़रा सा नम रखना चाहिए। अब ये जो बता रहे हैं कि उसको दवाई लगाते हैं और बेहतर हो जाता है मगर फिर आ जाता है, तो लगता यही है कि किसी ऐसी चीज़ से उनको एलर्जी होती है, जल्द के साथ लगती है। कपड़े हो सकते हैं, साबुन हो सकता है, क्रीम हो सकती है, लोशन हो सकता है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जल्द खुश्क होने का, तो इस पे हम ये आम तौर पे कहते हैं कि एक तो साबुन वगैरह का इस्तेमाल कम किया जाए और कोशिश ये की जाए कि जब बच्चे को कपड़े पहनाएं तो सूती नीचे हो, कॉटन नीचे हो। और नम रखने का तरीका ये है कि आप बच्चे के जब हाथ मुंह धोएं या नहलाएं तो फौरन से मॉइस्चराइजर जो जी भी मॉइस्चराइज़र या हम तो ये ग्लिसरीन होती है और अर्के गुलाब होता है, इनका एक मिक्सचर बना के वो रख लें और जैसे ही हाथ धोए तो वो लगा लिया, यानी 2-3 मिनट के अंदर अंदर नहाए तो भी लगा लिया। तो उसमें जिस्म में जो नमी है वो अंदर रहती है जल्द में। जब नमी अंदर रहेगी, जल्द खुश्क नहीं होगी तो बच्चे को बेचैनी नहीं होगी, ख़ारिश नहीं होगी, ख़ारिश नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली रैश भी नहीं होगा। और बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि मॉइस्चराइज़र शायद सिर्फ सर्दियों के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, गर्मियों में भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो अभी टोटका आपने बताया कि ग्लिसरीन और अर्के गुलाब अगर आप मिक्स कर लें या अगर आपके पास कोई मॉइस्चराइज़र मौजूद है अच्छे ब्रांड का तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बच्चों की बीमारियों से रिलेटेड और उनकी एहतियातों से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साजिद मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नंबर भी आपको मैं बताते चलूँ, आप लाइव कॉल कर सकते हैं हमें 35407233 और अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो 042 ज़रूर डायल कीजिएगा। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, हम एलर्जी डिस्कस कर रहे थे। दूसरी जानिब इन दिनों पेट ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है बच्चों का, उसकी क्या रीज़न? जी, उसमें भी इसी का अमल दखल है जो हम सफाई या एहतियात करनी बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को हम सिखाते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धो लेने चाहिए और बाथरूम जाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। अगर होता यूँ है कि बच्चे ज़रा जल्दी में होते हैं तो कभी उससे खा लिया, या ये कि खाना बैठ के खाना नहीं खा रहे मगर वैसी कोई चीज़ नज़र आ गई, बिस्किट नज़र आ गया या कुछ चीज़ तो उठा के खाना शुरू कर दी। एक तो वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि किसी ऐसी गंदी सतह को, कोई ऐसा टेबल है या कोई ऐसा खिलौना है जिस पे पहले से जरासीम मौजूद हों, उसको ले लिया, हाथ में ले लिया, फिर वही हाथ मुंह में डाल लिया। क्योंकि ये जो जरासीम से होता है ये आम तौर पे जरासीम या तो खाने में होते हैं या पानी में होते हैं या हवा में भी हो सकते हैं या एक से दूसरे को लगने वाले भी होते हैं। और बच्चे एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, खेलते भी हैं, एक दूसरे का खाना भी खाते हैं, एक दूसरे से खिलौने से भी खेलते हैं और मुंह भी तो डालते हैं ना बच्चे। उन्होंने पेंसिल मुंह में डाली हुई है या ये तो बच्चों के साथ साथ बड़े भी बहुत करते हैं जी। तो मैं भी ये कह रहा हूँ ना कि फिर चांस ज़रा ज़्यादा हो जाता है। जैसे मौसम इस तरह खुलता जाएगा, गर्मी होती जाएगी तो खाने का ख़ास तौर पे एहतियात रखना पड़ता है, ये एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि फल है, सब्ज़ी है, मीठी चीज़ें हैं, क्रीम वगैरह की बनी हुई चीज़ें हैं, उनका ख़राब होने का चांस बहुत होता है। यानी फ्रेश है वो रखना उसको मुश्किल होता है और फिर अगर बाहर से आदत हो खाने पीने की तो उसमें ज़रा सा चांस ज़्यादा होता है। सो इसलिए पेट ख़राब होने का चांस ज़्यादा है। और साथ ही फिर मक्खियों का मौसम भी तो शुरू हो जाता है ना, तो जब मक्खियाँ आनी शुरू होती हैं वो किसी गंदगी पे बैठी हैं, फिर जर्म्स कैरी करती हैं, फिर किसी खाने पे बैठ गई। अब आपने फल तो बड़ा अच्छा लगा पर उस पर मक्खियाँ बैठी हैं, जब आपने ख़रीदने लगे तो उसने ऊपर से उतार दिए, आपने वहाँ ही खड़े होके और वो फल खा लिया, वो धुला तो हुआ नहीं है, हो सकता है आपके हाथ भी साफ ना हो। तो इनसे आम तौर पे इन चीज़ों से पेट ख़राब हो जाता है। और पानी वानी का भी ऐसे ही है। डॉक्टर साहब सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं जी, वो उसका क्या जी सैनिटाइज़र अगर आप साबुन से हाथ न धो सकें तो ये जो सैनिटाइज़र्स होते हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है और ख़ास तौर पे वो जिनमें अल्कोहल थोड़ा सा मौजूद होता है, लगाने वाले जो होते हैं वो ठीक होते हैं। वो आप अगर वो ना कर सकें तो आप इस्तेमाल कर लें। जिस तरह हम आम तौर पे
जब मरीज़ बच्चा देख लेते हैं तो दूसरा बच्चा देखने से पहले हमेशा हम हाथ नहीं धोते, क्योंकि वो कई जगह तो ये पॉसिबल नहीं होता बार बार हाथ धोना, मगर सैनिटाइज़र हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और ऐसी मकदार में ज़रा से अच्छा, हैवी मैंने ड्यूटी होते हैं। अक्सर माओं को बच्चों को यूज़ कराते हुए देखा है कि वो अगर हाथ नहीं धुलवा सकती तो सैनिटाइज़र लगा दिया, वो जी हाँ। मल लिया एंड देन उसको टिश्यू दिए जाते हैं कि वो टिश्यू ऑफ कर दें। सो डू यू हैव टू डू दैट? नहीं, टिश्यू से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब हो जाता है ना, सैनिटाइज़र तो एब्जॉर्ब हो जाता है। आमतौर पे जिस तरह रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं, देखिए रेस्टोरेंट में भी कहीं बाहर आप खा पी रहे हो तो मैंने आपको खाने की चीज़ों का बताया है, पानी का बताया है, शरबत का बताया है, ड्रिंक्स का बताया है, मगर जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं हाँ, उनका तो आप कुछ नहीं उसका कर भी तो सकते। ख्याल होना चाहिए। अब आपने जो उसमें डाला शरबत, वो तो साफ़ है, आपने उसमें से निकाला, मगर जिस ग्लास में आप डाल रहे हैं वो ग्लास अगर साफ़ ना हो, ठीक तरह धुला ना हो, साफ़ पानी से ना धुला हो, या अगर उसमें वो जो बैरा आता है वो उंगली डाल के ले आता है। अच्छा, अब आप क्यों चाह रहे हैं कि हम बाहर जाके खाना बंद कर दें? मैं उसके बहुत हक में नहीं होता हूँ। खाना मेरे ख्याल में तो वैसे यू राइट, यू नेवर नो कि बिहाइंड द वॉल जो किचन से चीजें लेकर आ रहे हैं उसमें वो किस तरह बनाई गई हैं। आजकल तो वैसे ही फूड अथॉरिटी वाले भी काफी एक्टिव हुए हैं। घर में बेहतर होता है कि खाना खाया जाए, सफाई का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि रेस्टोरेंट्स वाले नहीं रखते हैं, रखते हैं, वो भी ख्याल रखते हैं, ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, मगर गलती का चांस ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो जाता है, तो एहतियात जो है वो सब इलाजों से बेहतर है। कॉलर हमारे साथ हैं हुमा साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल बताइएगा डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, मेरी बहन की बेटी है 6 साल की। हम लोग कुछ ऐसा पहले मरी गए थे, तो उसकी तबीयत अब से ख़राब है, फ्लू, गला खराब, बुखार ठीक नहीं हो रहा। उस बारे में अगर आप कुछ बता दें तो। अच्छा, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। प्रोग्राम देखते रहिए, आपको जवाब देते हैं। गला खराब, जुकाम, बुखार ठीक नहीं हो रहा। जी, ये कह रही हैं ना कहीं बाहर मरी से हमारी से होके आई हैं, तो उसमें आम तौर पे मौसम की जो वहाँ मौसम है वो फ़र्क होगा, यहाँ मौसम थोड़ा फ़र्क होगा, कोई वायरस लगा होगा, और ख़ास तौर पे अगर कुछ दिनों से चल रहा है तो आपको मालूम है वायरसेस कुछ दिन लगा लेते हैं। उसमें मसला ये होता है कि जो वायरस की तकलीफ़ होती है उसमें ऐसा इलाज नहीं होता कि आज आप उसको दवाई दें और कल वो ठीक हो जाए। उसमें कुछ दिन लगते हैं। सो जो दवाइयाँ हैं जिस तरह मसलन अगर उसको बुखार है तो बुखार की दवाई दें, दर्द है तो दर्द की दवाई दें, खाना नॉर्मल रखें, उसकी ग़िज़ा अच्छी रखें, बाकी लोगों से बचा के रखें, कपड़े ठीक तरह से पहनाएं, तो थोड़े से दिन लगेंगे मगर वो ठीक हो जाएंगे। कुछ दवाइयाँ मामूली सी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। आम तौर पे जो आम ज़ुकाम खांसी होता है उसमें एंटीबायोटिक्स नहीं देने चाहिए। छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और पेरेंट्स डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर ही। जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ। तो ये चीज़ें जो हैं वो डेंजरस हो सकती है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, बल्कि वो बीमारी को लंबा कर सकते हैं। सही। अच्छा, और डॉक्टर साहब, ये जो घरेलू टोटके अपनाए जाते हैं कि अगर पेट खराब हो गया तो सौंफ वाला पानी पिलाया जाता है, या इस तरह के बेशुमार टोटके हैं, ये बेनिफिशियल होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। देखिए, जो जिस तरह आप अगर गला ख़राब होता है, ज़ुकाम होता है, तो पानी और शहद दिया जाता है, गर्म पानी और शहद, यानी ठंडी चीज़ें मना की जाती हैं, वो सही है। अगर उम्र इजाज़त देती है तो कावा पिया जाता है, जुशांदा पिया जाता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सब चीज़ें करनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। पेट के लिए भी इसी तरह इलायची का, सौंफ का पानी वो दिया जाता है, बशर्ते कि वो पानी उबला हुआ और साफ़ हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सो कुछ घरेलू टोटके तो बहुत अच्छे होते हैं, मगर जो ये है ना कि कई मरतबा ज़ुकाम खांसी हुआ तो खाना रोक दिया जाता है, या वो नहीं करना चाहिए। बच्चों को जो स्टीम दी जाती है, वो अगर उनको नाक में दुश्वारी हो रही हो सांस लेने में, और इर्द गिर्द में माहौल खुश्क हो, क्योंकि अभी भी आप हैरान होंगी कई घरों में अभी भी हीटर चल रहे हैं, खुद तो वो सिर्फ कमीज़ पहन के फिर रहे हैं, तो बच्चों को उन्होंने 2-2 स्वेटर पहनाए हुए हैं और उसको हीटर भी लगाया हुआ है, तो फिर वो खुश्क हो जाता है ना। तो खुश्क जब होगा उसका इर्द गिर्द, तो नाक
छोटा सा तो बच्चों का होता है, उसमें पैसेज भी जो रास्ता भी सा होता है, जी जी तो वो अगर खुश्क हो जाए, वो बंद हो जाए तो बच्चा सांस नहीं ले सकता। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये भाप दिलाना जो है ये नमी दिलाने का तरीका है और बहुत अच्छा तरीका है। सही, लेकिन उससे बेहतर ये नहीं कि आप डॉक्टर्स के पास चले जाएं और वहाँ से नेबुलाइज करा लें। अगर नेबुलाइज की ज़रूरत है तो अगर घरेलू टोटकी की आप बात करें तो हाँ, घर में तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने मौसम की तब्दीली से लेकर एलर्जी से लेकर हर तरह की बात जो है वो डिस्कस की। बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाज़त लेंगे। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।